रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नैयर डेली कुदरत न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं स्ट्रीट लाइब्रेरी बलोच चौक लियारी के अंदर फुटबॉल हाउस के नज़दीक हम इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि डेली कुदरत को ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि वो लियारी की आवाम के सवालात के लिए आज यहाँ पहुँचे, जो लियारी की आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। सेफ दी लाइफ और अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से एक मुश्तरका ये राब्ता मुहिम चल रही है, जो नशे से पाक लियारी के ऊपर ये एक मुहिम चल रही है, जो यहाँ के लियारी की नौजवान का यादत है वो किस तरह लियारी को मनशियात से पाक करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, हम चलते हैं यहाँ के जो नौजवान के आदत, नौजवान यंग जनरेशन यहाँ पे जो लाइब्रेरी के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पे जो बैठी हुई, हम इनसे बात करते हैं। जिन लोगों ने खसूसी दावत दी थी डेली कुदरत को कि आप लियारी के मसाइल के ऊपर आके एक प्रोग्राम करें। नाज़रीन, हम चलते हैं जो यहाँ के नौजवान क़यादत, जो यहाँ के नौजवान वर्कर, जो अवामी राब्ता मुहिम के अंदर जो नौजवान लड़के हिस्सा ले रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि लियारी को किन मसाइल का सामना है और उसके साथ साथ आपने क्यों डिसीजन लिया कि मनशियात से पाक लियारी के हवाले से आपने ये कदम उठाया। हम इनसे बात करते हैं। आइए नाज़रीन, हम चलते हैं। ये बताएं कि अभी तक जो आपके साथ कितने लोग रिकवर हुए हैं, इस मनशियात की हालत से बाहर निकल गए हैं? सर जी, मसला तो ये है कि मसला सिर्फ इलाज का नहीं है ना, बहुत से हम लोगों ने इलाज के लिए भेजे थे, तो उसमें मेन जो बुनियादी चीज़ है सपोर्ट सिस्टम का होता है। जो साथी मतलब जो इलाज के लिए जाते हैं, ग्रिल पावर में इलाज करते हैं, 3 महीने रहते हैं रिहैब सेंटरों में, मुख्तलिफ रिहैब सेंटरों में, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक सपोर्ट सिस्टम की होती है। जब तक सपोर्ट सिस्टम के अंदर वो रहेगा इलाज के बाद भी, जिस तरह हमने एक कैफ़े भी बनाया है लियारी में, जहाँ पे हमारे सारे साथी जो इलाज के बाद आते हैं वहाँ पे जमा होते हैं, वहाँ पे अपने सारे दिन के जो मसरूफियात हैं, जिनके जो सीनियर हैं यहाँ पे उनसे शेयरिंग करते हैं, जो अपने मामलात शेयर करते हैं, जो उनके साथ गुजरती है पूरे दिन इलाज के बाद भी। तो एक सपोर्ट सिस्टम हमने दिया है, उसकी बदौलत माशाल्लाह हमारे पास 100 से 150 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है। अच्छा, आप एक स्पोर्ट की बात करिए, जैसे कि आपने बताया, और आपने बताया कि हमने कैफ़े भी खोला है। एक तो जो कैफ़े खोला आप हमें वो बताएं, उसका नाम क्या है। दूसरा ये आप बताएं कि स्पोर्ट के हवाले से जो मुखय्यर हज़रात हैं, जिस तरह आपका कहने का मकसद है कि स्पोर्ट हमें चाहिए, मुखय्यर हज़रात हैं, उसके अलावा लियारी के अंदर कोई और भी नामी गिरामी, बल्कि कराची के अंदर बहुत बड़ी नामी गिरामी तंजीमें पड़ी हैं, NGOs पड़ी हुई हैं, रहनुमा पड़े हुए हैं, उन लोगों ने किसी ने आपसे कोई रब्ता वगैरह किया या नहीं किया? नहीं, जो रिकवरी कैफ़े के हवाले से कोई कुछ रब्ता तो नहीं किया है। ये तो हम अपने दोस्तों की मतलब अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम उनके अपने लिए ज़रूरी है। जो सीनियर साथी है ना, ये एक सामान की उनकी एक मेडिसन है, उनका मेडिसन तो नहीं देते हैं इलाज के बाद, उनका जो मेडिसन है ये सपोर्ट सिस्टम है। इसमें उनकी शेयरिंग होती है, सारे दिन के मामलात होते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये जो रिकवरी कैफ़े इनके लिए मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसके फ़ायदा दे रहा है। तो इसीलिए ये सपोर्ट सिस्टम ने सेव द लाइफ रिकवरी कैफ़े लियारी में किया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको हम वक्त देंगे, रिकवरी कैफ़े को भी लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में हम एक रिकवरी कैफ़े बनाएँ। जी नाज़रीन, ये थे जो इस राब्ता मुहिम के जनरल सेक्रेटरी राशिद बलोच साहब थे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ चलिएगा कि हम जो रिकवरी हुए, जो नशे की हालत से बाहर निकले, बिल्कुल अभी सेहतयाब हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका मौके भी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ये बताएं कि आपने ये नशे में कब कदम रखा था, कौन सी समझो साल, कितने अरसा हो गए कि आपने इसमें कदम रखा था? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 साल हुए नशा छोड़े हुए। जी हाँ, 8 साल से रिकवरिंग में हूँ। ठीक है, माशाल्लाह जी। अच्छा, आप ये बताएं कि सर आप 8 साल हुए हैं इसमें नशे के बाद, आप ये बताएं कि जब आपने नशे को छोड़ा था तो आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नशा छोड़ने के बाद सबसे पहले मुश्किल मेरे लिए ये आई, चूँकि मैं लियारी का रिहायशी हूँ, मुझे सबसे पहले ये डर खौफ था कि यार मैं इलाके में जाऊंगा, मेरे तो गली में माल बिकता है, अड़ोस पड़ोस में बिक रहा है, ग्राउंड में बिक रहा है, स्कूलों में, तो मैं किस तरह बच सकूंगा। एक अपने अंदर ये कमी महसूस कर रहा था। लेकिन चूँकि मैं ख़ुद से ईमानदार हो गया था कि अब जाके मुझे ज़िल्लत वाली ज़िंदगी से निकलना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने उन लड़कों को तलाश किया जिन्होंने नशा छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं समझ गया था कि जो नशा कर रहे हैं अभी उनके पास मैं गया तो मैं दोबारा फिर अपनी उसी ज़िंदगी में आ सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे जो सीनियर साथी हैं जिन्होंने मुझे इलाज के लिए भेजा था, मैं फ़ौरन उनसे रब्ते में हो गया। और यहाँ पर जो है ना हफ्तावार मीटिंग्स होती हैं जिसमें सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्होंने नशा छोड़ा हुआ है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपने ये नशा छोड़ा है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होता है ना। जब आप बंदा किसी चीज़ को छोड़ के दूसरी तरफ आप एक नई ज़िंदगी अपने शुरू करने जा रहे हैं, जब आपने नशे में थे तो आपको किन लोगों ने इस मसाइल से हटाने की कोशिश करी है, वो आखिर बताएं। जी हाँ, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर नशा छोड़े हुए जो लड़के हैं काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव थे। इस हवाले से एक सोच फ़िक्र थी कि यार मैंने नशा छोड़ा है, अब दूसरे भी छोड़ सकते हैं।
तो उन्होंने काफ़ी मेरे फैमिली से बात की, उस इलाजगाह के बारे में बताया कि आप यहाँ पर इसका इलाज कराएं। वहाँ से आने के बाद हमारी मीटिंगों में ये आएगा, इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, जैसा हम हुआ है ये भी हो जाएगा। आपने ये जो मंशियात के हवाले से जो ये छोड़ने का इलाज है कौन से हॉस्पिटल से करवाया? मैंने तो आज से किया था इलाज, आज ट्रस्ट से इलाज करवाया था मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने का ट्रीटमेंट था। और ग्रिल पावर में जो रखते हैं वो लोग अंदर, जो शुरू के कटन दिन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का बस। अच्छा आप ये बताएं कि कैसा दिल चाहा आपका, आपने नशे को बिल्कुल खैर आबाद किया, नशे के ऊपर लानत पेश की, आपने अपनी नई ज़िंदगी नई सोच शुरू की? ऐसे रहा कि मैं नशा करता था, उसमें मुझे कोई इज़्ज़त वैल्यू नहीं मिलता था। घर में भी परेशानियां होने लग जाती थी, कुछ माली हालात वगैरह तंग होने लग गए थे। जो मेरे खास दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, वो मेरे से बिछड़ने लगे, वो आगे बढ़ने लगे, मैं उनसे पीछे रहने लगा। अच्छा। तो मैं माजी में बहुत बिल्कुल पीछे रह गया था, मैं बेबस हो गया था। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब इलाज करना है। एक इलाज किया, मैं रिलैक्स हो गया था, क्योंकि मेरे मोहल्ले में मुझे वो माहौल मिला, इलाके में माहौल मिला, हर घर में बिक रहा था, तो मैं रिलैक्स हो गया था। उसके बाद फिर मैं बेबस हो गया, तो मैंने दूसरा इलाज का फैसला किया। अभी मुझे महीना हो रहा है, मैं नशे से पाक साफ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। 1 महीना हो गया आपको? अच्छा आप ये बताएं, जब आप नशा करते थे उस टाइम पे आपको किन मुश्किलात का सामना होता है जब नशा करते थे? क्योंकि आपके पास तो उस टाइम पे ना आप काम काज करते थे ना कुछ, तो आपको कहीं ना कहीं से तो आपको एक ज़रिया बनाना होता था ना कि मैंने यहाँ से पैसे आए तो मैं अपने ये जो डोज वगैरह इस नशा इसको पूरा करूँ। जी, जब मैं नशा करता था तो मैं काम कर रहा था, आस्ते आस्ते नशे के करने से काम मेरा छूट गया। जो कुछ भी था अपना घर का ज़ाती चीज़ भी होता था ना, जब नशा नहीं होता था उस टाइम दिमाग काम नहीं करता था, तो बस वो नशा पैदा करना है, वो चीज़ बेच दिया, ये चीज़ बेच दिया, मोबाइल अपना बेच दिया। आखिरकार नशा इतना बंदे को गिरा देता है जो अपने पैर के जूते तक भी बेचने पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ से देखकर मैंने नशा छोड़ने का फैसला किया। अच्छा भाई आप एक मुझे बात बताएं कि कोई ऐसी आपको बात दिल में लगी हो, कोई अभी तक वो जहन में हो, जब आप नशा कर रहे हो तो किसी बंदे ने आपको आके रोको या किसी ने टोका हो या कोई ऐसी किसी ने बात करी हो तो वो आपके दिमाग पे अभी भी याद हो कि फलां बंदे ने मुझे ये बात करी थी? तो जी, मैं एक दिन गली से जा रहा था, घर से तैयार होके 1000 रुपये लेके घर से, तो मैं जा रहा था, पीछे से 2 औरतें बैठी हुई थे, बोले देखो कितना खूबसूरत लड़का है लेकिन एक नशाई बंदा है। तो इधर से मुझे ये बहुत बुरा फील हुआ, बहुत शेम महसूस हुआ मुझे। तो मैंने फिर इलाज का फैसला किया, अपने घर वालों से बात की, भाई मैं बेबस हूँ, मैं इस वक्त बीमार हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे इलाज कराओ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अच्छा आप ये बताएं, मेरा आपसे आखिरी यही सवाल है कि आप ये बताएं कि जो ये लोग आज जिन लोगों ने एहतमाम किया था डेली कुदरत को यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, तो इनके बारे में आप क्या कहना है? और जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, जो लोग कुछ ऐसे हैं जो लोग नशे के अंदर हैं, तो हमारे नाजरीन के लिए आप क्या कहेंगे? जो नाजरीन आगे ये इस हवाले से मुहिम चलाएँ कि आप नशा ना करें, उनको क्या कहेंगे आप? मैं अभी नशा छोड़ के अपने साथी सैफ द लाइफ वालों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारा एक अल्लाह का बंदा है, उसने हमें अपना स्कूल दिया है, जो रात को हम बैठते हैं कैफ़े बना के उस सूरत में, तो हम अपना टाइम पास करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं आया हूँ, इन साथियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरे दिल की भड़ास होती है, मुझे कोई तकलीफ़ होती है, मैं इनसे शेयर करता हूँ, ये मुझे कोई अच्छा बात बताते हैं तो मैं अच्छा फील करता हूँ। तो इन्हों के साथ जुड़ा हुआ मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। बाकी मैं जो नशे में मुझसे भाई है, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुझे देखे, मैं भी उन्हों की तरह था, मैं एक बदहाल ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो गया मैंने नशा छोड़ा हुआ है। भले मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन माजी में मुझे लोग देख रहे हैं, हर जगह जा रहा हूँ कैफे में, मुझे एक इज़्ज़त मिल रही है, उससे मेरा अजीब ही एक दिल से मुझे एक खुशी जागती है कि हमेशा इंशाल्लाह मैं ऐसे ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लूँ। और अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे देखे, दूसरों को देखे, रिकवरी साथियों को कैसा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे, जो ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने में वो नशे में मज़ा नहीं है। जी नाज़रीन, एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम है अब्दुल हफीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा आप कितने अरसे में नशा करना शुरू करा था और फिर कब ये छोड़ा है? मुझे तकरीबन मैं स्कूल टाइम से 12 साल की उम्र में था, 8th जमात में, तो उस वक्त शौक़ में साथियों के साथ, दोस्तों के साथ जो है ना, मैंने नशा शुरू किया था। उस वक्त इस चीज़ों का मालूम नहीं था, बदहाली का, बेबसी का मालूम नहीं था, बड़ा शौक़ से जाके इसको करते थे। जब आदत से जाके नशे को गले लगा लिया। बिल्कुल हमने जो है ना, थोड़ी सी छोटी सी बात हो जाती थी तो हम कोई और हल नहीं ढूंढते थे, नशे की तरफ जाते थे। स्कूल में काम छूट गया है, एक दिन छुट्टी कर ली, घर वालों ने कुछ बातें सुना ली, हमारा रुख जो है ना नशे की तरफ होता था, क्योंकि नशा जो है ना
ऐसे महसूस होता था कि हमारे ज़हनी सुकून यही है। अच्छा। हाँ, हमें जो है ना इतना बेकार देता था कि हम सारी चीज़ों को भूल जाते थे। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, जैसे कि मुझे नाज़रीन मेरे जहन में बात आई है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब बंदा नशे में होता है, नशा करता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। एक वो जब बंदे का कोई दिल टूटता है, या एक बंदा वो लगता है ज़्यादा जाके जो कोई दोस्त उसको लगाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ था कहीं से आप किसी से आप प्यार कर बैठे थे तो नशे में चले गए, या किसी दोस्तों ने लगा दिया था? बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह बना है। हमारी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं जिनसे हम बेहद मोहब्बत करते थे, बेहद, यानी कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से हमारे नसीब में नहीं था, तो हमने उसका भी जो है ना जवाज़ बना के हमने नशा शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब वो ऐसा कौन बदबख्त था? ये कोई लड़की थी हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। अब उनके पास रिश्ता भी भेजा था वालदा के ज़रिए, जो है ना मेरी वालदा ने मना कर दिया था, क्योंकि उनके जो फैमिली थी ना, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, वो लोग मंशियात बेचते थे। लेकिन लड़की जो है ना मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी, मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता था। लेकिन नसीब की बात है, जिन जिन के नसीब में वो उसको मिल जाता है, हमारे नसीब में थी तो हमें नहीं मिला। लेकिन हमने उसी को वजूहात बना के जो है ना नशे का सहारा लिया था। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान हुआ, करम हुआ, अल्लाह पाक ने हमें जो है ना मौका दिया, सेव द लाइफ वालों की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, क्योंकि बहुत से इलाज करवाए हैं मैंने, बहुत से इलाज करवा के जब आया था तो बार बार यही चीज़ें सामने आती थी कि यार ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में अब जुड़ी हुई हैं, तो हम हर चीज़ का जो है ना मसले का हल नशे में ढूंढते थे। लेकिन जब से हमने ये कैफ़े को ज्वाइन किया है, कैफ़े के साथियों के साथ हमने जब से मुश्तमिल हुए हैं, उनके साथ चल रहे हैं, तो हमें बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं अकेला नशे को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि नशा अकेले मेरे ज़िंदगी में आया था, मैं नशा कर रहा था, मेरे पूरे ख़ानदान वाले इसकी वजह से जो है ना डिस्टर्ब थे, परेशान थे, वो साइको हो गए थे, ज़हनी परेशानी में, हाँ ज़हनी दबाव में थे हर वक्त के मेरा बेटा कहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ खाया है कि नहीं, रात को आएगा कि नहीं। अभी एक बात कहिए कि वो एक परेशानी के आलम थे, देखते थे, सोचते थे, तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होते थे आपके घर में से? जैसे माया, बहन है, भाई है, बाप है, माँ है, तो सबसे ज़्यादा कौन परेशान? मेरे नशा करने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान जो है ना, पहली बात मैं खुद होता था। अच्छा। दूसरी मेरी माँ, वो बहुत मोहब्बत करती है मेरे से और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नशे से ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि जब उसको नहीं करते थे उसको भी भूल जाते थे, जो हकीकतन बात है उसको भी भूल जाते थे। लेकिन जब नशा कर बैठते थे तो सबकी यादें आनी शुरू हो जाती थी। लेकिन ये मैं अल्लाह से यही शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा अभी कि आप ये बताएं कि जो नशा आप करते थे वो लाइफ आपकी अच्छी थी, जो अभी आप बिल्कुल ये हमारे साथ खड़े हुए, ये लाइफ अच्छी है जो आपकी अभी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजर रही है? पहले तो क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जब बंदा नशा करता है वो ज़िल्लत वाली ज़िंदगी होती, तो ये ज़िंदगी अच्छी है, वो ज़िंदगी अच्छी है? बिल्कुल, ये भाई ये सवाल जो है ना आपने किया है, ये मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ा हुआ है। हाँ। क्योंकि जब बदहाली की ज़िंदगी थी, जो नशे वाली ज़िंदगी थी, उसमें सिर्फ यही था कि मुआशरा नाकाबिल कबूल समझता था, हमें अपने पास बैठना, बात करना, किसी चीज़ के काबिल नहीं समझता था, ना घर वाले किसी चीज़ के काबिल समझते थे कि यार अभी इसका जो है ना ठिकाना या तो कब्र है, या तो कोई कचरा कुंडी है, या तो पागल होने वाला है। लेकिन कभी कभी हमारे दिल से दुआ निकलती थी कि अल्लाह हमें भी मौका दे दो, हम भी कुछ कर दिखाएं कुछ और लोगों को देखकर कि यार ये नशे की ज़िंदगी जो है ना बड़ी जलालत वाली ज़िंदगी है। तो मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, मुझे एक साथी की एक बात लगी थी, एक बात। अच्छा। कि यार तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़ा हुआ है, कलमा पढ़ने के बाद जो है ना तुम पे बहुत से फ़र्ज़ लागू हो गए। तो उसने एक बात कही कि यार नशे की ज़िंदगी जो है ना यही जलालत की ज़िंदगी, और नशे का मौत भी जो है ना ज़िल्लत वाला है, क्योंकि ना फातिहा ना दुरूद, मर गया मरदूद, यही हमारे लिए जो है ना इन लोगों ने नारा बनाया हुआ था। पता नहीं क्या क्या कहते थे, जाज, लापावर, पता नहीं कुछ क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन हाँ, लेकिन हम सह जाते थे इन चीज़ों को नशे के आलम में। लेकिन अब जब नशे से हम दूर हैं, तो जिन साथियों के साथ हैं तो उनके साथ बैठकर बहुत खुशी महसूस होती है, एक खूबसूरत ज़िंदगी नज़र आती है कि यार हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। कुछ करने से मुराद ये रहा कि अगर हम कामकाज नहीं कर सकते तो किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जो अभी हमने आपको बताया है कि मनशियात से पाक लियारी, जो इस हवाले से जो मुहिम चल रही है, इसके अंदर जो कौन कौन सी जो समाजी सोशल वर्कर के हवाले से जो मुख्तलिफ 2 छोटी सी तंजीमें बनी हैं लियारी के अंदर, वो काम कर रही हैं। हम इनसे बात करते हैं जो इस मुहिम को आगे लेकर जाने वाले। हमारे साथ एक बैठे हुए समाजी सोशल वर्कर हैं मोहम्मद अली बलोच साहब। आप इनसे बात करते हैं कि
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, आप खैरियत से? अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये आपके ज़हन में किस तरह सवाल आया कि आपके ज़हन में ये किस तरह बात आई कि हमने लियारी को मनशियात से पाक करना है? तो आप लोगों ने कब इस मुहिम को शुरू किया और कितने लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया? सवाल से आप हमारे नाज़रीन को बताइए। मंशियात के हवाले से लियारी के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। तो लियारी गैंगवार के बाद लियारी मंशियात गैंग जो है ना, उसका एक चेहरा सामने आया। उससे अब ऐसे है कि हमारे पहले आम एतबार से पहले हम बचपन में देखते थे बड़े बुज़ुर्ग होते थे वो मंशियात में मुब्तला। अब नौजवान छोटे उम्र के पहले 25 साल 22 साल, अब 18 साल 16 साल 14 साल के छोटे छोटे लड़के, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के सारे मुतासिर नज़र आ रहे थे। तो हमारी ये तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ चीज़ों पर काम करता रहा। तो अवामी मशवरे से ये बात सामने आया हम मंशियात पे क्यों काम ना करें, हमारे आने वाला नस्ल जो है ना इससे मुतासिर हो रहा है। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर जब काम शुरू किया तो काम शुरू हमने इस तरह किया, हम अपने जो हमारे करीबी हमारे अंजुमन थे, जो लोग थे, उनके पास गए, उनमें आगाही दी कि मंशियात है, इससे हमारे जो है नस्लों को नुकसान होगा और उसके नुकसान को रोकना है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि मंशियात जो है ना एक मर्ज़ है, इसको हम मर्ज़ समझें, ये हमारे नस्ल के लिए नुकसान है। तो हम मुख्तलिफ़ लोगों के पास जा रहे हैं। अब तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 से 4 इलाकों में जा चुके हैं, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे हुए हैं। जिस तरह आपने बताया मंशियात से पाक लियारी, इस हवाले से हमारे साथ जो दूसरी टीम है, तो हम आपस में मिलकर जो है ना लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि इससे हमें अपने नस्लों को बचाना है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जो आपकी दोनों जो जमातें, जो दोनों तंजीम है, मैं जमात तो नहीं कहूँगा, इनको तंजीम कहूँगा क्योंकि वर्क कर रही हैं, इन दोनों का नाम क्या है और किस सवाल? एक तो है हमारा सेव द लाइफ है और दूसरा अवामी राब्ता मुहिम है। और हम यहाँ पे जो मौजूद हैं, मैं अवामी राब्ता मुहिम का हिस्सा हूँ, सेव द लाइफ के भी यहाँ साथी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे काम के बरकत से इस वक्त लियारी के अंदर एक बिल्कुल एक आवाज़ जो है ना उड़ चुका है। हर गली, हर रोड, हर मोहल्ले में एक आवाज़ लग रहा है कि मंशियात से मैं अपने जो है ना नौजवान को, अपने नस्ल को, अपने मुस्तकबिल को बचाना है।